हेलो एवरीवन, आज हम लोग रैपिड फायर क्यूज में गुप्त वंश के टॉप 50 प्रश्न देखेंगे। हमने सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि गुप्त वंश से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर पूछ रहा है गुप्ता डायनेस्टी का, तो इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। इसे आप थोड़ा सा निमोनिक से याद रख सकते हैं कि जब कोई गुप्त रहस्य होता है, कोई चीज़ें होता है तो वायरल ना हो जाए, लीक्ड ना हो जाए, है ना, किसी को पता ना चल जाए, तो हम लोग श्री श्री भगवान की प्रार्थना वंदना करते हैं कि हे भगवान, हमारा ये जो गुप्त रहस्य है ना, ये वायरल ना हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के बाद के शासकों में सबसे पहले किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो एक्चुअली में महाराजा धीराज की उपाधि जो टाइटल था ना, ये बहुत सारे शासक लिए थे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि गुप्त वंश के बाद के शासकों में बताइए कि सबसे पहले किसने लिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस राजकुमारी से हुआ था? तो प्रिंसेस का नाम पूछ रहा है जिनसे चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमार देवी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत का आरंभ सामान्यतः किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो एक्चुअली में गुप्ता ईरा जो है ना, जनरली उसका बिगनिंग पूछ रहा है कि कौन सा रूलर से जुड़ा हुआ है, कौन सा रूलर से एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त आप सबको पता होगा, काफ़ी अच्छे, यानी कह सकते हैं कि गुप्ता रूलर के सबसे अच्छे शासकों में से एक था, इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो ये सब भी याद रखना आपको। ठीक है, तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन। देखिए, जो भी समुद्रगुप्त जो युद्ध लड़ते थे ना, उसमें से 99% वो युद्ध को जीत जाते ही थे। इसी कारण इनको नेपोलियन कहा जाता था। और इन युद्धों के जो विजय हुए थे उनका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। और इस प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है, नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैंने लिया ही है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था जो कोर्ट पोएट थे ना, दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरिसेन किस गुप्त शासक के दरबार में था? तो एक्चुअली आप यहाँ तक वीडियो देख ही नहीं होंगे, तभी आपको पता चल रहा है ये समुद्रगुप्त के दरबार में थे, तभी तो इनके विजयों का वर्णन इन्होंने अभिलेखों में लिखा है। ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा? तो मैंने तो आपको बता ही दिया कि इनको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था, लेकिन इसको कहा किसने? तो V.A. स्मिथ नाम का एक हिस्टोरियन था, इतिहासकार था, उसने ही कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की कौन सी नीति दक्षिण भारत के शासकों के प्रति थी? तो एक्चुअली में यहाँ पे पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त का कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जो कि साउथ इंडिया में जब ये लड़ाई लड़ते थे, या फिर कहिए कि जब ये वार करते थे, युद्ध करते थे, तो कौन सी नीति इनकी थी? तो एक्चुअली में ये पराजित कर देते थे, युद्ध हो जाता था, उनको हरा देते थे और पुनः उन्हीं को शासन करने देते थे कि करिए शासन आप ही। ठीक है, उसके बदले हमें कुछ दे दीजिएगा। ठीक है, पराजित करके पुनः शासन करने दिया, है ना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, समुद्रगुप्त की मुद्राओं से उसकी किस रुचि का पता चला है? तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वो जो समुद्रगुप्त की जो मुद्रा होता था, उस पे वीणा का चित्रण होता था, वीणा का चित्र होता था। तो उसी से पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत के भी शौकीन थे, है ना। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध वीणा वादक जो मुद्रा है, ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे साफ लिखा है वीणा वादक मुद्रा, तो ये वीणा से ही संबंधित होगा ना। तो क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस तरीके से भी पूछा गया है। तो आपको हर चीज यहाँ पे, यहाँ देखिए साफ लिख दिया वीणा वादक मुद्रा, है ना, और फिर यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त ने कौन सा वैदिक यज्ञ किया था? तो आप सबको पता होगा कि हर एक राजा कुछ न कुछ यज्ञ करते थे, जैसे राजसूय योग, अश्वमेध यज्ञ, ये सब यज्ञ करते थे, है ना। तो यहाँ पे पूछा कि समुद्रगुप्त के बारे में बताइए, तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी शक्ति को पराजित किया? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, इन्होंने कौन सा जो फॉरेन जो इन्वेडर थे, मतलब जो फॉरेन जो विदेश से आए थे, युद्ध उनसे हुआ था और किन को ये पराजित किए थे? तो ये किए थे पश्चिमी क्षत्रप, वेस्टर्न जो क्षत्रप जो आए थे ना, यानी इंडिया इस तरह, ये पहले तो अफगानिस्तान ये सब था, तो इधर से जो आए थे उनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो ये तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में एक दो बार नहीं, बहुतों बार, दसों बार पूछा है ये क्वेश्चन, तो आप सबको आता होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। फाहियान फाहियान नामक चीनी यात्री जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाहियान भारत में मुख्यतः किस उद्देश्य से आया था? तो एक्चुअली में जो फाहियान आया था ना, ये आया था बौद्ध ग्रंथों और तीर्थ स्थलों का अध्ययन करने के लिए, और जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी गया था और वहाँ पढ़ाई भी किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फाहियान की यात्रा वृत्तांत, जो जो ट्रेवल अकाउंट था, जैसे आजकल लोग ट्रेवल ब्लॉग बनाते हैं ना, उसी तरीके से बोल रहा है कि जो ट्रेवल अकाउंट, तो पहले के लोग जब यात्रा करते थे ना तो एक किताब लिखते थे। ठीक है, तो उसी को बता रहा है कि यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? तो फूको की, ये है चाइनीज में है तो चाइनीज में ही नाम रहेगा, है ना। ये तो चाइनीज नाम नहीं है, ये भी चाइनीज नहीं है, ये दोनों चाइनीज नाम है। तो अब यहाँ पे जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में किस भाषा का साहित्यिक रूप से विशेष विकास हुआ? तो गुप्त काल में जो भाषा था उसकी बात कर रहा है, तो गुप्त काल में यहाँ पे ऑप्शन भी छाटेंगे ना तो आपको आराम से पता चलेगा, है ना। फारसी क्यों होगा, अरबी, ये सब क्यों होगा? गुप्त काल साउथ इंडिया की डायनेस्टी है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा संस्कृत। संस्कृत भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व था। अगला क्वेश्चन है कालिदास किस काल से संबंधित है? तो कालिदास गुप्त काल से संबंधित थे और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो आएगी, रचनाएं सारी आएगी जो जो इम्पोर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक थे वो कालिदास ही थे, है ना। उसके बाद मेघदूत के भी लेखक कौन थे? कालिदास ही थे। अगला क्वेश्चन मुद्रा राक्षस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मुद्रा राक्षस जो ये जो मतलब मुद्रा राक्षस जो किताब है या फिर कह लीजिए कि जो नोवेल है, उन जो उपन्यास है, उनका लेखक कौन है? तो उनका लेखक है विशाखादत्त, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमरकोश। अमरकोश ये भी एक प्रकार का बुक्स है या फिर कह लीजिए किताब है, इनके लेखक अमर सिंह है ना। अमर सिंह ने लिखा है अमरकोश। ठीक है, अगला क्वेश्चन गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन की बात कर रहा है और एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री के बारे में बोल रहा है कि जो प्रसिद्ध जो फेमस मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे वो कौन थे? तो आप सब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे भारतीय इतिहास में आर्यभट्ट का बहुत नाम आता है। तो जो आर्यभट्ट जो थे ना, गुप्त काल के ही फेमस मैथमेटिशियन थे, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन थी? तो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना यही थी आर्यभट्टियम, है ना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या विचार दिया था? तो एक्चुअली जो आर्यभट्ट है ना वो बहुत सारे थ्योरी और प्रिंसिपल देकर गए हैं और उन्हीं प्रिंसिपल और थ्योरी आज भी ऐसे ऐसे दिए हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में मतलब कि काफ़ी डोमिनेट किया और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। तो 29 नंबर में यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, ये आर्यभट्ट ने ही बताया था। ठीक है, बराहमिहिर, जो बराहमिहिर है वो पूछ रहा है कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे?
तो जो ब्राह्ममिहिर हैं ये थे खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था इनको। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये किस काल के थे? तो ये भी गुप्त काल के थे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ब्राह्ममिहिर जो थे उनकी रचना के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अमरकोश तो अमर सिंह का है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त के है, आर्यभट्ट आर्यभट्ट का है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही बचा। तो कभी कभी क्या है ना कि जब कोई आंसर आपको नहीं आता है तो दूसरे ऑप्शन के जो आपको जानकारी है उससे एलिमिनेट करके छाट के आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में किस धातु के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए? तो याद रखिएगा गुप्त काल में सोने का सिक्के बहुत बड़ी संख्या में। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा ना कि प्योर गोल्ड के सिक्के किस काल में जारी हुए सबसे ज्यादा, तो आपको बताना है कनिष्क, है ना, कुषाण ईरा में। लेकिन अगर पूछेगा कि सिखों की जो गोल्ड के जो सिक्के थे उसकी सबसे बड़ी संख्या मतलब लार्ज नंबर किस ईरा में है? तो गुप्ता ईरा में, है ना, गुप्त काल में। ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्कों को सामान्यतः क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल के जो स्वर्ण सिक्का होता था ना उनको दीनार कहा जाता था। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन मंदिर जो वास्तुकला है उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो एक्चुअली में गुप्ता टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो उसका मेजर फीचर यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल, है ना। तो ये जो गुप्ता ईरा में स्ट्रक्चरल टेम्पल का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ था तो यही उसका फीचर था, है ना। स्तूपा उतना नहीं बनाया गया था, लकड़ी के मंदिर भी नहीं थे, केव आर्किटेक्चर भी उतना गुप्ता काल में नहीं डोमिनेंट था। तो यहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल, संरचनात्मक मंदिरों का विकास। अगला क्वेश्चन है देवघर का दशावतार मंदिर किस काल से संबंधित है? तो देवघर का जो दशावतार मंदिर है ये भी गुप्त काल से ही संबंधित होगा। आप ऐसे भी गेस करेंगे कि इस वीडियो में ऐसे भी आप लगा दीजिए गुप्त काल के वीडियो है तो लगा दीजिएगा। गुप्त काल में निर्मित जो लौह स्तंभ है, जो आयरन पिलर है, वो आपको पूछ रहा है कि और जो आयरन पिलर है वो कहाँ पे है? तो आप सबको पता होगा मेहरौली, है ना, मेहरौली में है। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेहरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित माना जाता है? तो जो मेहरौली का जो स्तंभ है, जो आयरन पिलर है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, इन राजा को जाता है क्रेडिट कि इन्होंने ही बनवाया था। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कुमारगुप्त प्रथम ने किस विश्वविद्यालय की संस्थापना से परंपरागत रूप से जोड़ा जाता है? तो जो कुमारगुप्त थे ना उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और आप सबको पता होगा नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो कि नालंदा बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, कुमारगुप्त ने इनको बनवाया था। कुमारगुप्त प्रथम की प्रमुख उपाधि क्या थी? मतलब कुमारगुप्त जो प्रथम थे उन्होंने क्या टाइटल लिया था, है ना। जैसा भी महाधिराज जो टाइटल लेते हैं ना, विक्रमादित्य बहुत सा टाइटल लेते हैं, तो वही पूछ रहा है कि कुमारगुप्त प्रथम की प्रमुख उपाधि। बहुत सारे उपाधि लिया गया था कुमारगुप्त के द्वारा, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे प्रमुख उपाधि क्या थी? तो महेंद्र द्वितीय, है ना, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त का शासनकाल किस आक्रमणकारी समूह के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है? तो स्कंदगुप्त जो थे ये हूनों के आक्रमण में इनका बहुत ज़्यादा अच्छा भूमिका था और उन्हीं के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है स्कंदगुप्त, हूनों के लिए। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ जो अभिलेख है वो किस झील की मरम्मत का उल्लेख करता है? तो आप सबने पढ़ा होगा मौर्य काल में और उसके बाद भी आपने पढ़ा होगा, और पूरे इतिहास में ना ये बार बार इसका जिक्र आता है सुदर्शन झील के बारे में। तो सुदर्शन झील का मरम्मत किया गया था गुप्ता काल में। वो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है ना उसमें इस बात को बताया गया है कि जो सुदर्शन झील था ना उसका मरम्मत या फिर कह लीजिए कि रिपेयरिंग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन गुप्त काल में भूमि दान की प्रथा का क्या प्रभाव पड़ा? मतलब पूछ रहे हैं कि गुप्त काल में जो लैंड ग्रांट होता था, जो भूमि दिया जाता था, उन प्रैक्टिस पे क्या प्रभाव पड़ा? तो एक्चुअली में जो स्थानीय शक्ति थी ना उनका महत्व बढ़ा।
जो स्थानीय शक्ति थी उनका महत्व बढ़ गया था भूमि दान की प्रथा में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त प्रशासन में जो कुमारमात्य किस प्रकार के अधिकारी थे। तो जो कुमार अमात्य था ये कौन सा प्रकार का अधिकारी था इनके बारे में, तो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हायर लेवल के प्रशासनिक अधिकारी थे ना, उन्हीं को कुमार अमात्य बोला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में भुक्ति किस प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। अब पूछ रहा है कि जो भुक्ति ये किस प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था, तो ये प्रांत जो थे, प्रोविंस जो थे, इनको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन गुप्त काल में विषय किस प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। तो जो विषय है ना, ये कौन से प्रशासनिक, तो जिला को क्या बोला जाता था, विषय। जैसे हम अभी जिला बोलते हैं ना, तो गुप्त काल में जो जिला वाला सिस्टम था उसको विषया बोला जाता था, हिंदी में विषय, है ना। बस इतना ही बात है। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन समाज में किस धार्मिक परंपरा का विशेष विकास हुआ। तो गुप्तकालीन जो साम्राज्य था इसमें वैष्णव और शैव परंपरा, मतलब वैष्णव धर्म और शैव धर्म, जो विष्णु भगवान और शिव भगवान की पूजा करने की जो परंपरा थी, ये ज़्यादा डेवलप्ड हुई, कहना ये चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासक सामान्यतः किस धर्म के समर्थक थे। तो एक्चुअली में जो गुप्त शासक थे ना, वो ब्राह्मण हिंदू परंपरा से संबंधित थे और हिंदू धर्म को, ब्राह्मणिज्म को सबसे ज़्यादा पैटर्न करते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे, उसको कहिए तो आगे बढ़ाते थे। और ऐसे भी ऑप्शन बी देखिएगा तो केवल केवल केवल, तो केवल वाला जो होता है ना वो गलत होता है अक्सर, क्योंकि कोई भी राजा होगा वो केवल कोई धर्म को थोड़ी बढ़ावा देगा, सभी धर्मों को बढ़ावा देगा ज़्यादातर, कुछ को ज़्यादा कुछ को कम। केवल का मतलब सिर्फ वही धर्म को, ऐसा तो नहीं है। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन प्रसिद्ध विद्वानों में शामिल था। तो गुप्तकालीन के जो प्रसिद्ध विद्वान थे, ऑप्शन में देखिएगा तो आर्यभट्ट थे, मैंने आपको बताया, ये सब तो फालतू का है ना, गुप्त काल में इनका वर्चस्व नहीं था। तो गुप्त काल में कौन थे, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो जो गुप्त साम्राज्य था उसका पतन का प्रमुख कारण माना जाता है हूनों का आक्रमण, जो हून का जो आक्रमण हुआ था, और जो गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे ना वो थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं और जिसके कारण उनका पतन हो जाता है। हून जब आक्रमण करते हैं तो ये लोग कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासकों का सही क्रम है। तो इसमें आंसर होगा, देख लेते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। हाँ, ऑप्शन ए आंसर है, चंद्रगुप्त प्रथम आए, उसके बाद इनके पुत्र समुद्रगुप्त, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी दूसरा नंबर या पहला नंबर क्वेश्चन यही था, और समुद्रगुप्त का पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसी ऑर्डर में शासक भी थे। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रोज़ डेली क्यूज मिले 50 क्वेश्चन का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और रोज़ 7 बजे यहाँ पे आ जाइएगा। थैंक यू।